वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का थर्ड लेक्चर फॉर क्लास 11th और जूनियर इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए। तो आज जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोर्स मॉडल। मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ आज की वीडियो लंबी हो सकती, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट, डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोर्स मॉडल। तो जो मेन डेवलपमेंट्स हुए जिससे कि बोर्स मॉडल की ज़रूरत पड़ी। अब पहले अपन पढ़े थे रदरफोर्ड मॉडल जो है लास्ट पढ़े थे अपन। रदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन मॉडल पढ़े थे। उसके बाद भी फिर बोर्स मॉडल क्यों लाना पड़ा, उसके लिए डेवलपमेंट जो हुए वो डेवलपमेंट्स की आज स्टडी करने वाले हैं। तो दो डेवलपमेंट्स थे जो कि मेजरली इम्पोर्टेंट थे बोर्स मॉडल के लिए। पहला तो डुअल कैरेक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, मतलब कि रेडिएशन जो है ना बहुत दोनों भी वेव लाइक और पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज रखते हैं। मतलब रेडिएशन जो रहती है ना, लाइट जो रहती है, आपकी ये टॉर्च है समझो, एक ऐसी टॉर्च है, राइट। यहाँ पे एक टॉर्च है, इससे लाइट निकल रही। ये जो लाइट है ना, ये लाइट वेव के जैसे भी बिहेव करती और पार्टिकल के जैसे भी बिहेव करती, डिपेंडिंग ऑन द एक्सपेरिमेंट और सिचुएशन। ठीक है, उस पर डिपेंड करता आपकी। और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है, उससे जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आए वो भी जो है डेवलपमेंट्स थे जिसकी वजह से बोर्स मॉडल की ज़रूरत पड़ी। तो अभी देखो, सबसे पहले अपन डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो डुअल नेचर में सबसे पहले वेव नेचर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, वो डिस्कस करेंगे पहले। उसके बाद पार्टिकल नेचर की बात करेंगे। वेव नेचर देखो, मिड 19th सेंचुरी में, राइट, मिड 19th सेंचुरी मतलब 1850s के आसपास, नियरली 1850s के जो ईयर्स थे वो टाइम पे फिजिसिस्ट जो है ना, अब्जॉर्प्शन और एमिशन जो रहता रेडिएशन का स्टडी कर रहे थे। उन लोगों को इतना मालूम हुआ कि हीटेड पार्टिकल्स जो रहते हैं ना, हीटेड सब्सटेंसेस जो है ना, रेडिएशन एमिट करते, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करते, रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कौन हीट सब्सटेंस जो है ना एमिट कर दे। ओके, इसको बोलते हैं थर्मल रेडिएशंस। ये रेडिएशंस को क्या बोलते हैं? थर्मल रेडिएशन बोलते हैं, थर्मल रेडिएशंस, राइट। तो साइंटिस्ट जो है ना, ये थर्मल रेडिएशन के बारे में और स्टडी कर रहे थे। साइंटिस्ट इसके बारे में स्टडी कर रहे थे अच्छे से, थर्मल रेडिएशन के बारे में। बहुत से इसके एक्सपेरिमेंट्स भी आए। उसके बाद क्या हुआ, अर्ली 1870s में क्या हुआ, वो तो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल बोल के एक साइंटिस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रख लो, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। इनका बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है ये चैप्टर में भी और बाद में आपके फिजिक्स में भी, मैक्सवेल का। ठीक है, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली कंफर्म करे कि लाइट जो है ना वेव नेचर पोजेस करती बोल के। ठीक है, वेव नेचर है। पहले, बहुत पहले, ये टाइम से बहुत पहले आइंस्टाइन जो है ना, आइंस्टाइन बोले थे कि लाइट पार्टिकल नेचर की रहती, जिसमें कॉर्पसेल्स नाम के पार्टिकल्स रहते, उसकी बने हुई रहती लाइट। और जो भी रेडिएशन है कोई भी फ्रीक्वेंसी का, कॉर्पसेल्स रहते हैं उसमें बोल के बोले थे, आइंस्टाइन बोले थे। फिर यहाँ पे उसको गलत प्रूफ करे मैक्सवेल की, नहीं कॉर्पसेल्स नहीं रहते, बल्कि जो है ना लाइट का नेचर तो वेव नेचर रहता। तो मैक्सवेल क्या करे, बहुत से एक्सपेरिमेंट्स में बताया कि लाइट का नेचर वेव के जैसा रहता, वेव नेचर पोजेस करती लाइट। तो फिर उसके ऊपर बहुत से क्वेश्चंस उठे,
फिर बाद में वो फाइनली प्रूव हुआ कि हाँ लाइट वेव नेचर पोजेस करती बोल के। ओके। और फिर हेनरिच हर्ट्ज है ना, हेनरिच हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट है, हेनरिच हर्ट्ज, जिनके ऊपर फ्रीक्वेंसी का यूनिट बना हर्ट्ज। तो हेनरिच हर्ट्ज जो है ये बात को कंफर्म करे कि हाँ भाई होता सही में लाइट में वेव नेचर ही है बोल के। तो जेम्स मैक्सवेल जो है ना फर्स्ट थे इसका कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन देने की, कि जो है चार्ज्ड बॉडीज जो रहते जैसे कि अब ये कोई भी चार्ज्ड बॉडी है, कोई चार्ज स्पीयर है समझो, इसको चार्ज दी है कोई, तो उसका जो इन्फ्लुएंस रहता है इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड से, वो कैसा रहता है बोल के एक्सप्लेन करें। और उसका बेसिक यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी की बुक में, यहाँ पे है देखो, ये इसके लिए थोड़ा डार्क कलर लगा, हाँ। ये जो z एक्सिस पे है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है, और यहाँ पे y एक्सिस पे जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है। ऐसा एक ग्राफ बने हुआ है, ये 3D ग्राफ है। और ये x डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन वेव का, वेव की डायरेक्शन। अब देखो वेव अगर ऐसी डायरेक्शन में जा रही तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में रहती और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में रहती, तो ऐसा रिलेशन रहता, तीनों भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते। और इन लोगों का कैसा फाइंड करना, ये ईएम वेव्स चैप्टर में आता फिजिक्स में। तो देखो सब चीज़ें ऐसा इंटर रिलेटेड है, ईएम वेव्स चैप्टर में आता है ये कि कैसा कैलकुलेट करना। एक फिर भी बोल देता हूँ मैं, ई बी सी ऐसा रहता, फील्ड इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ वेव का क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब अब जैसे कि डायरेक्शन ऑफ ये जो है ये आई है, मतलब एक्स एक्सिस में है, और ये डायरेक्शन ऑफ वेव वाई एक्सिस में है, तो ये जेड एक्सिस में रहता, तो ऐसा। ठीक है, ऐसा है ये, मगर वो अभी आपको इसमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये डायग्राम भी दिया हुआ है, अच्छे से समझ लो। और क्या है, अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोशन जो है ना कॉम्प्लेक्स है, बट यहाँ पे थोड़े सिंपल पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे कि ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होते हैं चार्ज पार्टिकल से, उन लोग एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं, यहाँ पे बोल दिया मैं। और साउंड वेव्स या फिर वाटर के वेव्स जो रहते हैं उसके वैसा मीडियम की ज़रूरत नहीं रहती, इसको वैक्यूम में भी ये लोग जो है ट्रैवल कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसीलिए तो जो सन की रेज है, सन जो है, सन के रेज जो है ना अपने अर्थ तक पूरा वैक्यूम से ही ट्रैवल होते हैं ना, इसीलिए तो यहाँ तक पहुँच सकती लाइट, तो इसीलिए वो भी एक था। और क्या है, ये भी मालूम हो गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है ना बोथ टाइप्स के रहते हैं, जो कि वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी में डिफर करते हैं। वेवलेंथ का सिंबल लैम्डा है और फ्रीक्वेंसी का सिंबल ऐसा न्यू है, वी नहीं है, ये न्यू है। न्यू मतलब थोड़ा सा कर्व टाइप में जाके ऐसा होता हो ना, इसको न्यू बोलते हैं। दिस इज फॉर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, फ्रीक्वेंसी का सिंबल है बेसिकली। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे थोड़े एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, जैसे कि रेडियो वेव्स हो गया, या फिर अपना ये हो गया क्या है माइक्रोवेव्स, ऐसे ऐसे बहुत से। विजिबल लाइट का बता देता हूँ मैं। ये देखो ये पूरा स्पेक्ट्रम यहाँ पे दिया हुआ है, ये इतना विजिबल स्पेक्ट्रम है, बाकी का ये पूरा दूसरे रेडिएशन है। ये IR मतलब इंफ्रारेड रेडिएशन, यहाँ पे देखो ये वेवलेंथ दिए हुई है, मीटर्स में, और फ्रीक्वेंसी दी हुई है हर्ट्ज में। ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं एक दूसरे के, इसीलिए अगर ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रही तो ये कम रहती वेवलेंथ, और अगर फ्रीक्वेंसी कम रही तो वेवलेंथ ज़्यादा रहती कोई एक कलर की।
जैसे कि फॉर एग्जांपल रेड का ही एग्जांपल ले लो। यहाँ पे जो वेवलेंथ है ये नैनोमीटर्स में, ठीक है, इसीलिए 700 750 ऐसा है। रेड की जो वेवलेंथ है, रेड कलर की वेवलेंथ वो 750 है, और लोएस्ट वेवलेंथ ब्लू की है जो कि 400 है। ब्लू नहीं, बेसिकली ये वायलेट है, ठीक है, वायलेट, यहाँ रेड, वायलेट से स्टार्ट होता, रेड से एंड होता स्पेक्ट्रम। ओके, तो यहाँ पे देखो हर एक रे की है, ये गामा रेज है, गामा रेज, ये एक्स रेज, ये अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट, और ये माइक्रोवेव, एफएम रेडियो वेव्स, एएम वेव्स, लॉन्ग रेडियो वेव्स। तो ये सारे वेव्स का यहाँ पे स्पेक्ट्रम दिया हुआ है। विजिबल लाइट की रेंज देख लो 10 टू द पावर 15 हर्ट्स, यहाँ पे है 10 टू द पावर 15 हर्ट्स। और एक रिलेशन की बात करेंगे, वो रिलेशन क्या है बोले तो देखो यहाँ पे, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बोला, c जो रहता वो स्पीड ऑफ लाइट रहती, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट बोलते c को। c की वैल्यू रहती 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये c की वैल्यू रहती। c जो है ना, जो भी ये जितने भी रेडिएशंस है उन सब की वैल्यू सेम ही रहती है। ऑब्वियसली लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते सारे रेडिएशंस, जो भी कलर के रहो, कोई इंफ्रारेड हो या माइक्रोवेव हो, कुछ भी हो, सब यही स्पीड से ट्रैवल करते सारे रेडिएशंस। ये एक्चुअली तो जो है 2.99 ऐसा कुछ है, बट राउंड फिगर लेके अपन 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड रखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है, ये भी याद रख लेना। इसका एक और रिलेशन है, c इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू। जैसा कि मैं बोला कि लैम्डा और फ्रीक्वेंसी जो है ना, मतलब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वो हिसाब से उनका जो प्रोडक्ट रहता वो कांस्टेंट रहता। तो वही है, उनका प्रोडक्ट है कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू है 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये फॉर्मूला भी इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बाद देखो, वैसे तो एग्जाम्पल्स हैं, मगर अब मैं एग्जाम्पल्स के लिए दूसरी वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि अभी पहले से कॉन्सेप्ट ही बहुत ज़्यादा है आज की वीडियो में। अब नेक्स्ट बात करेंगे पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर ऑफ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बात करेंगे। ये देखो यहाँ पे प्लैंक्स क्वांटम, प्लैंक बोल के भी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरी निकाले थे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बोल के, वो थ्योरी की भी डिस्कशन करेंगे। पहले तो थोड़े एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना थे, जैसे कि अपना डिफ्रैक्शन था, इंटरफेरेंस था, फ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, और ऐसे ही कुछ फिनोमेनन से क्या हुआ था, वेव नेचर प्रूव हुआ था, लाइट का वेव नेचर प्रूव हुआ था। अब क्या करे बोले तो, एक जो है ना थोड़े ऑब्जर्वेशंस और मिले बाद में साइंटिस्ट को, जिससे कि फिर से डाउट होने लगा कि मतलब ये प्रूव होने लगा कि लाइट में पार्टिकल नेचर है। जैसे कि हॉट बॉडीज जो रहते हैं ना, हॉट बॉडीज से रेडिएशन का एमिशन या फिर इलेक्ट्रॉन का एमिशन ऐसे सरफेस से जो कि जिसके ऊपर रेडिएशन स्ट्राइक कर, इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। मैं डिटेल में भी आगे एक्सप्लेन करता हूँ। अगर कोई मेटल सरफेस है, उसके ऊपर अगर स्पेसिफिक रेडिएशन मारे, मतलब स्ट्राइक हुई, जिसकी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ रहना, और या फिर कोई स्पेसिफिक उसकी एक फ्रीक्वेंसी रहना, तो उससे जो है ना इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते सरफेस से, मेटल से नहीं। ये देखो, ये है पूरा मेटल, लेकिन सिर्फ सरफेस एमिट होना इलेक्ट्रॉन्स,
तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोल के बोलते हैं उसको। ठीक है, ये सब के बात हुई थी इस सेक्शन में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में। और एमिशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, ऐसे भी चीज़ों की आगे बात करने वाले हैं अपन। तो पहले तो ब्लैक बॉडी के ऊपर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ब्लैक बॉडी मतलब ऐसी आइडियल बॉडी, पहले तो ये आइडियल है इतना बोलूँ, बॉडी आइडियल बॉडी है जिसपे अगर आप रेडिएशन करे मारे तो जो है ना उन्हें पूरा अब्जॉर्ब ही कर लेती रेडिएशन को। ऐसी रियल लाइफ में कोई बॉडी नहीं है, सिर्फ इमेजिनरी है ये। ठीक है, ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी सिर्फ एक इमेजिनरी है, ऐसा सही में कोई नहीं है। इसके सबसे नियरेस्ट कार्बन ब्लैक रहता, कार्बन ब्लैक जो रहता वो इसके नियरेस्ट है, लेकिन वो भी ब्लैक बॉडी के जितना अब्जॉर्ब नहीं करता, थोड़ा emit कर देता। और उसमें एक कैविटी पॉइंट रहता, उससे क्या होता है जरा भी एब्जॉर्ब नहीं होता, जरा भी थोड़ा सा भी एब्जॉर्ब नहीं होता, रेडिएशन पूरा रिफ्लेक्ट हो जाता, वैसा रहता है कैविटी पॉइंट कार्बन, ये ब्लैक बॉडी में। ठीक है, और ऐसा एक्चुअल रियल लाइफ में कोई भी मटेरियल है ही नहीं, एग्जिस्टेंस में नहीं है, बस एक आइडियल ऐसा कंसिडर करते हैं उसको। ऐसी बॉडी को बोलते हैं ब्लैक बॉडी। ठीक है, यहाँ पे ये एक कर्व है इंटेंसिटी का, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और डायरेक्शन है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंस है। यहाँ पे टेम्परेचर जैसा बढ़ा इंटेंसिटी भी बढ़ गई है। ठीक, ये भी जो है ना ऐसे ही एक्सपेरिमेंट ऐसा है, पहले तो ये बोले कि ब्लैक बॉडी जो है ना थर्मल इक्विलिब्रियम में रहती है, थर्मल इक्विलिब्रियम में रहती है। और at a given temperature, intensity of the emitted radiation increases with the increasing wavelength reaches maximum point given wavelength and then starts decrease with further increase in wavelength, wavelength increase होता है टेम्परेचर बढ़ाती है तो ब्लैक बॉडी। राइट, अब फिर उसके बाद प्लैंक जो है, मेन प्लैंक क्वांटम थ्योरी की बात करेंगे, वो आप इतना नोट कर लिया। अब मेन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की बात करेंगे। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में दोनों प्लैंक जो है ये एकदम सीधा लिखेंगे, प्लैंक
तो ये रहता वर्क फंक्शन के वैल्यूज अलग अलग मेटल्स के लिए। ठीक है, तो अब बात करेंगे डुअल बिहेवियर, डुअल नेचर के बारे में। डुअल बिहेवियर भी बोल सकते हैं, डुअल नेचर भी बोल सकते, लाइट का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो लाइट में ही चाहता है, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं। डुअल में मतलब देखो, लाइट वेव और पार्टिकल दोनों भी जो है ना टाइप्स में है, मतलब लाइट वेव भी है और पार्टिकल भी है। ये प्रूव करे मैक्सवेल, ये स्टेट करे कि लाइट वेव भी है और पार्टिकल भी है, दोनों की तरह बिहेव करती है, उसका नेचर डुअल है, कोई एक सिंगल नेचर नहीं है, वेव नेचर या पार्टिकल नेचर अलोन नहीं है, दोनों भी है। साइंटिस्ट उसको जब बिलीव करने बहुत ज़्यादा कतरा रहे थे, ठीक है, क्योंकि ऐसा डुअल नेचर कैसा होता है ये बोल के, मगर इवेंचुअली फिर बिलीव करना ही पड़ा, क्योंकि अब जो है सो है। ठीक है, और बहुत से अब थोड़े एक्सपेरिमेंट्स वेव नेचर को सपोर्ट कर रहे थे, तो थोड़े एक्सपेरिमेंट जो है ना पार्टिकल नेचर को सपोर्ट कर रहे थे, इसीलिए बहुत कंफ्यूजन हो रहा था। तो इसीलिए ये स्टेट करे कि लाइट में रहता डुअल नेचर, डुअल नेचर रहता बोल के स्टेट करे। और फिर इसके बाद क्या है यहाँ पे कि जो है ना, अब बाद में ये भी मालूम होता कि जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उन लोग के जो रेडिएशन रहते नहीं, वो उसका भी डुअल नेचर रहता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के जो इलेक्ट्रॉन्स का जो रेडिएशन रहता है, और इलेक्ट्रॉन्स खुद भी वेव पार्टिकल डुअलिटी शो करते, वेव पार्टिकल डुअलिटी भी बोल सकते हैं इसको, या तो डुअल नेचर भी बोल सकते, वेव पार्टिकल डुअलिटी, अलग अलग बस थोड़े टर्म्स है, मीनिंग सेम ही है कि वेव पार्टिकल डुअलिटी को डुअल नेचर भी बोल सकते, डुअल नेचर बोलने थोड़ा इजी। अब नेक्स्ट है एविडेंस फॉर द क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स, इसीलिए इंट्रोड्यूस हुआ एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा पे डिस्कस करेंगे अब। एटॉमिक स्पेक्ट्रा देखो, पहले तो स्पेक्ट्रम जो रहते एटॉमिक स्पेक्ट्रम 2 टाइप के रहते, एक रहता एमिशन स्पेक्ट्रम, एक एमिशन स्पेक्ट्रम, और एक रहता अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, पहले स्पेक्ट्रम क्या है वो बेसिकली उसका बात करेंगे, बाद में एमिशन स्पेक्ट्रम अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का अलग से डिस्कस करेंगे। पहले स्पेक्ट्रम की बात कर लेंगे। तो स्पेक्ट्रम देखो बेसिकली जो एक अगर वाइट लाइट की रे है समझो, अब ये वाइट लाइट के कई सारे रेज एक टॉर्च में से निकल रहे हैं, एक टॉर्च है, ऐसी टॉर्च है, यहाँ पे उसका बटन है, और उसमें से कई सारे लाइट रेज निकलते ऑब्वियसली। उसमें से अगर एक लाइट रे को, एक प्रिज्म रहता ना, प्रिज्म जो कि अपना एक 3D इंस्ट्रूमेंट रहता, देखो मिरर से बना हुआ जो प्रिज्म रहता नहीं, हाँ, तो वो प्रिज्म से पास करे और दूसरी एंड पे जो है ना एक फिल्म लगा है समझो, या फिर कोई डिटेक्टर बोल सकते इसको, ये फिल्म या डिटेक्टर लगा है, तो ये वाइट लाइट जो है ना 7 डिफरेंट कलर्स में यहाँ पे विजिबल होती। ठीक है, 7 डिफरेंट कलर्स में, इसमें जो है ना रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, और तो ये जब 7 विजिबल कलर्स में इन्हें वाइट लाइट जो है जब वो रिफ्लेक्ट होके इसके प्रिज्म के थ्रू जाके आती, ये प्रिज्म है ना, ये प्रिज्म के थ्रू जाके आती,
तो यहाँ पे 7 कलर्स बनते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसे ऑर्डर में। इसको विबग्योर भी बोलते हैं। ये तो आप पढ़े ही होंगे पहले, विबग्योर बोलते सो, ठीक है। डिफरेंट कलर्स इसमें प्रिज्म में जो है ना, वाइट लाइट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन पूरों के अंडरगो होके रहती, ठीक है। रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है लाइट का, तो वो 7 कलर जो है ना फॉर्म होते। अब प्रिज्म में देखो आप, ट्रायंगल तो रहता नहीं, वो पूरा टेट्राहेड्रल शेप का रहता हो प्रिज्म। तो इसीलिए यहाँ से ऐसा इंसिडेंट होके उसके थ्रू पास होके लाइट 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में आती। वो 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स को बोलते हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, ऑरेंज। भरत ऑर्डर यहाँ पे है, ठीक है। ये ऑर्डर में आते वो कलर्स एक फिल्म पे। तो एक जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा रहता उसको कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम भी बोलते। ये इन दोनों से अलग रहता, एमिशन स्पेक्ट्रम और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से अलग रहता एक कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, यानी नॉर्मल स्पेक्ट्रम को कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते। कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम मतलब वो स्पेक्ट्रम में ये जो लाइट्स का ऐसा आता ना पूरा, मतलब पूरे कलर्स जो आते 7 कलर्स, उसमें कहीं पे भी मतलब गैप नहीं रहता, ऐसा लैग नहीं रहता कुछ भी, मतलब बीच में ब्लैक आ गया ऐसा, बीच में कुछ भी ब्लॉक हो गया वैसा नहीं होता, राइट। पूरा कंटिन्यूअस रहता है स्पेक्ट्रम बिना रुके। जैसा कि मैं आपको पहले बताया, विजिबल रेस का जो स्पेक्ट्रम रहता नहीं, ये देखो, ये वाला जो स्पेक्ट्रम है ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है पूरी तरह से, विजिबल स्पेक्ट्रम पूरा। यहाँ पे देखो कहीं पे भी कोई लैग नहीं है, एकदम कंटिन्यूअसली जा रहे हैं लाइट कलर्स ऐसा। तो ये अपना कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। तो वैसा ही कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है, ओके। और वही अब यहाँ पे देखो, ये स्पेक्ट्रम ही है सही कंटिन्यूअस। ये देखो यहाँ पे वॉयलेट ब्लू में मर्ज हो रहा, कोई एकदम ऐसा गैप नहीं है, ठीक है। वैसे ही ये इंडिगो ब्लू में मर्ज हो रहा, ब्लू ग्रीन में, ग्रीन येलो में, येलो ऑरेंज में, एंड सो ऑन। तो इसीलिए ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, कहीं पे भी टूट रहा नहीं है। नॉर्मल स्पेक्ट्रम जो रहता है उसको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। अब स्काई में जब रेनबो फॉर्म होता है ना, रेनबो फॉर्म हुआ तो भी ऐसा ही स्पेक्ट्रम आता, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आता। रेनबो फॉर्म हुआ तो भी उसमें भी कहीं पे भी कोई कलर रुके नहीं रहता, पूरे ऐसा एक दूसरे के अंदर मर्ज होके आते कलर्स रेनबो में भी, अगर आप देखे होंगे तो मालूम होगा। और विजिबल लाइट जो है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक बहुत छोटा पोर्शन है। यहाँ पे देखो, इसी में है, देखो यहाँ पे विजिबल लाइट देखो कितना छोटा पोर्शन है। ये पूरे कंपेयर करें अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को, तो विजिबल लाइट बहुत ज़्यादा छोटा है ना कंपैरेटिवली। ये देखो यहाँ पे है बस, बाकी के पूरे गामा रेज है, एक्स रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज है, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव, एफएम, एएम, ये एफएम एएम पूरे रेडियो वेव्स में आते हैं। और यहाँ पे अपने लॉन्ग रेडियो वेव्स है। तो ये सारे है, उसमें एक बहुत छोटा पोर्शन जो है वो अपने विजिबल है, बाकी का रेडिएशन अपने को विजिबल नहीं रहता, ठीक है। ये डायग्राम भी अच्छा इंपॉर्टेंट है, याद रखे तो ज़्यादा अपने को विजुअलाइजेशन होता उसका स्पेक्ट्रम का, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब इंटरैक्ट करती ना मैटर के, मतलब एटम्स और मॉलिक्यूल्स से, तो जब मैटर से इंटरैक्ट करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ऐसा कोई मैटर है उससे इंटरैक्ट करी, तो एटम्स और मॉलिक्यूल जो है ना उसकी एनर्जी अब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल्स पे जाते, ठीक है। उन लोगों का जो एनर्जी लेवल रहता ना, उससे ऊपर वाले एनर्जी लेवल पे चले जाते, एनर्जी अब्जॉर्ब करके, एनर्जी इधर से अब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल पे चले जाते। वहाँ पे वो थोड़े से अनस्टेबल रहते, तो फिर उन लोगों को वापस वापस जो है ना लोअर स्टेट में आना पड़ता है, जिससे उन लोग
जो है ना वो एनर्जी रिलीज करते फिर, ठीक है। तो एटम्स और मॉलिक्यूल जो है ना रेडिएशन को फिर एमिट करते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के वेरियस रीजन्स में। अब बात करेंगे एमिशन एंड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में। तो इसके लिए एक और कोई अच्छा सा कलर लेके, अब देखो ऐसा स्पेक्ट्रम जिस रेडिएशन का जो कि जो है ना ऐसे सब्सटेंस से हुआ कि अच्छा, अब देखो एमिशन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे सबसे पहले। तो एमिशन स्पेक्ट्रम ऐसा स्पेक्ट्रम है अगर कोई सब्सटेंस एनर्जी अब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद उन्हें जो स्पेक्ट्रम बनाता ना, मतलब रेडिएशन उन्हें रिलीज करके जो स्पेक्ट्रम बनाता, वो स्पेक्ट्रम रहता है एमिशन स्पेक्ट्रम, क्योंकि उन्हें एमिट कर रहा हो अब्जॉर्ब करने के बाद। तो ये होता है एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो जो सब्सटेंस रेडिएशन अब्जॉर्ब करा उसका जो स्पेक्ट्रम रहता उसको एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते। अब जो एटम्स मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस रहते, एटम्स मॉलिक्यूल्स या आयंस जो रहते जिन लोगों का भी रेडिएशन अब्जॉर्ब करे, तो इन लोगों को जो है ना एक्साइटेड बोलते। एक्साइटेड, एकदम उछलते हुए रेडी रहते हैं लोग, ठीक है। तो इसीलिए लोगों को एक्साइटेड बोलते। एटम्स या मॉलिक्यूल्स या जो भी है, उन लोग जो है ना अगर अब्जॉर्ब करे रेडिएशन तो उन लोगों को एक्साइटेड है बोलते, एक्साइटेड स्टेट में है बोलते, ठीक है। और फिर अब बात करेंगे अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये जो है ना एकदम एमिशन स्पेक्ट्रम के थोड़ा उल्टा है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है ना एक ऐसा स्पेक्ट्रम है जो कि ऐसे सब्सटेंस से आता है जिसमें जो एनर्जी एमिट करा, ठीक है। इन लोगों में दोनों में ऐसा उल्टा है। देखो भाई, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ऐसा है कि जो भी सब्सटेंस ऐसा एनर्जी एमिट कर रहा है, जैसे कि टॉर्च लाइट है, अगर उसका स्पेक्ट्रम निकाले तो वो स्पेक्ट्रम को बोलते हैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ऐसा रहता है, इतना है इन लोगों का डिफरेंस। तो एमिशन एंड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में देखो इनकी जो स्टडी रहती है इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। इन लोगों को स्टडी करना है, दोनों टाइप के स्पेक्ट्रम्स को स्टडी करना मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं उसको। और एमिशन स्पेक्ट्रम जो रहता है ना उसको जो है लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम भी बोलते, और साथ में एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी बोलते। जब एमिशन स्पेक्ट्रम जैसे कि अपने को मालूम फॉर्म होता कोई सब्सटेंस जो है अगर रेडिएशन अब्जॉर्ब करा, तो अब रेडिएशन अब्जॉर्ब कैसा करता है सब्सटेंस, अगर उसको हीट कर दिए, तो अगर उसको हीट कर दिए तो उन्हें जो है ना रेडिएशन अब्जॉर्ब कर लेता। अब हीट होने के बाद जो एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस जो रहते वो सब्सटेंस के, उन लोगों को एक्साइटेड बोलते, ठीक है। कि जब उन लोग रेडिएशन अब्जॉर्ब करके रखते हैं ना, जब वो लोग रेडिएशन अब्जॉर्ब करके रखते तो उन लोगों को एक्साइटेड है बोले, ऐसा बोलते। और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में देखो ऐसा जब स्पेक्ट्रम फॉर्म होता ना, स्पेक्ट्रम फॉर्म होता तो उसमें अगर कोई स्पेसिफिक एलिमेंट है उसका ऐसा फॉर्म हो रहा कि यहाँ पे एक कलर ये पूरा विजिबल है, बाकी के कलर्स थोड़े थोड़े इतने इतने विजिबल है, ये पूरा ब्लैक है, ये पूरा ब्लैक है, ये जो रेस्ट पार्ट है। और ये जो मैं कलर करा सिर्फ उतना ही विजिबल है, बाकी का पूरा यहाँ पे ब्लैक है, बीच में थोड़े थोड़े लाइंस का दिख रहा। तो एमिशन स्पेक्ट्रम में उसका टोटल ऑपोजिट रहता, जो यहाँ पे विजिबल है ना अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में वो पार्ट ब्लैक रहता, बाकी का ये पूरा विजिबल रहता, थोड़े थोड़े लाइंस यहाँ पे ब्लैक रहते, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। जैसे कि अब इन लोगों को जो है ना यूज कर सकते हैं एलिमेंट्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसको उसका एमिशन या अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम निकाल के मालूम कर सकते हैं कि हाँ ये स्पेसिफिक एलिमेंट है बोल के।
इसको फर्स्ट जो है सबसे पहले आइडेंटिफाई करने के लिए रॉबर्ट बंसन यूज करे थे। रॉबर्ट जो है ये मेथड यूज करे थे एलिमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए। रॉबर्ट बंसन जो साइंटिस्ट है उन्होंने यूज करे थे एमिशन और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को कि कोई एलिमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत से एलिमेंट्स को ऐसे ही डिस्कवर करे। अब जैसे कि फिंगरप्रिंट से ह्यूमन आइडेंटिटी मालूम होती ना, फिंगरप्रिंट से ह्यूमन आइडेंटिटी मालूम होती, वैसे ही एमिशन और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से एलिमेंट की आइडेंटिटी मालूम होती। अब यहाँ पे देखो इसका एक अच्छा सा यहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है। ये एक्साइटेड सैंपल है, यहाँ पे एमिशन स्पेक्ट्रम बता रहे हैं। तो यहाँ देखो ये ब्लू इधर पूरा विजिबल है और ये बाकी के कलर्स थोड़े थोड़े विजिबल है, बाकी का यहाँ पे पूरा रेस्ट ब्लैक है, राइट। तो बस वैसे ये कैसा दिखता स्पेक्ट्रम बोले तो पहले तो ये लाइट को प्रिज्म में इंसिडेंट करते, उसके बाद इन्हें प्रिज्म के थ्रू पूरे 7 डिफरेंट कलर्स में डिविएट होती। ये एमिशन स्पेक्ट्रम का जो है कलर्स का व्यू है। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में उसका टोटल ऑपोजिट है, जो यहाँ पे विजिबल है वो यहाँ पे विजिबल नहीं रहता, और जो यहाँ पे विजिबल रहता वो यहाँ पे विजिबल नहीं रहता। तो ऐसा है, दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे के। ये मैं पहले भी बोला, ठीक है। ये लाइट सोर्स से आता है। अब देखो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन ठीक है। जब एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है ना गैसियस हाइड्रोजन से पास करते हैं आप, तो जो H2 मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं और एनर्जी से एक्साइटेड हो जाते हैं हाइड्रोजन के एटम्स। उन लोग क्या करते हैं, जो एक्साइटेड हो जाते हैं ना उन लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करते हैं उन लोग, ठीक है। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो है ना बहुत से सीरीज ऑफ लाइंस रहते, उनके डिस्कवरीज के ऊपर उन लोगों का नाम रहता। जैसे कि अब ये देखो, ये है ना, यहाँ पे है डायग्राम उसके लाइंस का, ये डायग्राम। अब ये फर्स्ट फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये सेकेंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल, ये हाइड्रोजन एटम का है। और ये जो सीरीज है ना, ये पूरे इन लोगों को अपने अपने साइंटिस्ट के हिसाब से नाम दिया। सबसे पहले तो बाल्मर सीरीज इंट्रोड्यूस हुई थी, लेकिन पहले लाइमन सीरीज आती, बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट एनर्जी लेवल का फॉर्मूला लाइमन दिए थे, फिर साइंटिस्ट बाल्मर सेकेंड एनर्जी लेवल का, फिर पैस्केन, और ऊपर ब्रैकेट और पीफंड बोल के भी आता है, यहाँ पे देखो नाम लिखे हुआ है पूरों का, लाइमन, बाल्मर, पैस्केन, ब्रैकेट, फंड, ठीक है। अब ये जो है ना इस फॉर्मूले के ऊपर है, जो वैल्यूज यहाँ पे दिए हुए हैं। फॉर्मूला वेव नंबर का है, पर मीन्स जो है रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ मैथमेटिकली ये है, और इसका जो सिंबल है ये न्यू बार है, मतलब न्यू के ऊपर ये लाइन आ जाती है, इसको बार बोलते हैं, ठीक है। तो वेव नंबर मतलब नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ बोल के है उसका डेफिनेशन। 1/λ इज इक्वल टू 109.677 टाइम्स 1 बाई ये बाल्मर का पहले फॉर्मूला बता देता हूँ, 1/2² माइनस 1/n² ये जो है बाल्मर फॉर्मूला दिए सो है। अब इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये बन गया हाइड्रोजन के सीरीज के लिए, न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू r टाइम्स 1/n1² माइनस 1/n2²। अब देखो एक्साइटेड जो इलेक्ट्रॉन रहता है उन्हें पहले हायर एनर्जी लेवल पे जाता एनर्जी अब्जॉर्ब करके। अब एनर्जी अब्जॉर्ब करके समझो उसका मेन एनर्जी लेवल 1 है, उन्हें यहाँ से सेकेंड एनर्जी लेवल पे गया इलेक्ट्रॉन, मगर फिर वहाँ पे उन्हें अनस्टेबल रहता, तो वापस जब उन्हें आता सेकेंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल पे, तो उन्हें एनर्जी एमिट कर देता, ठीक है, एनर्जी एमिट करके आता उन्हें। तो इसीलिए जो है ना अब वो सेकेंड एनर्जी लेवल से आया, थर्ड एनर्जी लेवल से आया, तो उसके लिए अलग अलग वेव नंबर रहता। अब समझो फॉर एग्जांपल फर्स्ट एनर्जी लेवल से आया,
तो N1 की वैल्यू जो है ना सेकेंड एनर्जी लेवल से अगर आया आप फर्स्ट एनर्जी लेवल पे, तो N1 की वैल्यू 1 रहती और N2 की वैल्यू 2 रहती। अब लाइमन सीरीज में क्या है बोले तो लाइमन सीरीज में वेव नंबर जो है 1/λ इज इक्वल टू r टाइम्स 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ऐसा रहता। इधर n2 की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी रह सकती। और वैसे ही यहाँ पे बाल्मर सीरीज में क्या है, n2 की वैल्यू जो है ना, n2 की वैल्यू 3, 4, 5, 6 सो ऑन ऐसा रहती। ओके, आई होप आप ये समझ में आ गया। ये बहुत सिंपल सा है कॉन्सेप्ट। तो ऐसा रहता है यहाँ पे, अलग अलग सीरीज के लिए अलग अलग है। और ये लाइमन सीरीज जो रहती है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन रहती, और बाल्मर सीरीज विजिबल रेडिएशन रहती, पैस्कन इंफ्रारेड रहती। इंफ्रारेड में भी तीनों इंफ्रारेड है, पैस्कन, ब्रैकेट, पी फंड, मतलब फंड, बिकॉज ये इंफ्रारेड में भी तीन टाइप्स के रहते। ये जो है हायर इंफ्रारेड रहता, ये लोअर इंफ्रारेड रहता और ये मिड इंफ्रारेड रहता। ऐसे तीनों इंफ्रारेड है। अभी तो फिलहाल यहाँ पे इंफ्रारेड लिखा हुआ है तो वैसे ही पढ़ लो। तो ये है मेन स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ये तो बाल्मर का फॉर्मूला है वो विजिबल सीरीज के लिए, बाल्मर का फॉर्मूला है ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब इसमें आर जो है ना, ये आर ये रिडबर्ग्स कांस्टेंट है, ये वैल्यू है आर की। ओके, आर रिडबर्ग्स कांस्टेंट है, आर यानी रिडबर्ग्स कांस्टेंट बोलते हैं उसको। आर जो रहता वो रहता 109.677 मीटर इनवर्स, इसको बोलते हैं आर, जो कि रहता रिडबर्ग्स कांस्टेंट, रिडबर्ग्स कांस्टेंट। ठीक है। अब देखो गाइज, आज के लिए तो बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर बाकी के लेक्चर्स के लिए अपडेटेड रहना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने सारे फ्रेंड्स में ये वीडियो को शेयर कर दीजिए, और कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो पूरी तरह से बोर्ड्स मॉडल के ऊपर है, ठीक है, तो वो भी प्लीज़ मिस मत करिए। पूरा बोर्ड्स मॉडल डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके ऊपर आईपी में एक एलएक्यू है, आईपी में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलएक्यू है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बाय बोर्ड्स मॉडल बोल के। वो एलएक्यू में सेपरेटली तो एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, मगर बोर्ड्स मॉडल पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि एलएक्यू पूरे आईपी के मटेरियल्स में वो लिखे हुआ ही रहता। ठीक है, तो अल्लाह।